हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन, जैसे कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदात्मक परिपक्वता, जनन अंगों का विकास इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। बहुत सारे आपकी क्लास में लड़के ऐसे होंगे जिनकी दाढ़ी मूछें आने लगी हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो लड़कों को लड़कियों से अलग करते हैं या लड़के और लड़कियों की पहचानने में मदद करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़के व लड़कियों दोनों में ही बगल में तथा ब्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। ये सभी परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यानी जो आपके शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वे हार्मोन्स के कारण हो रहे हैं, और ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ पर बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। तो इसका उत्तर हम जान चुके हैं। यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ हार्मोन करते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ में के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है। यानी हार्मोन जो हैं परिवर्तन के कारक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना यानी दाढ़ी आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी इन हार्मोनों का उत्पादन भी एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब हम जानते हैं लिंग हार्मोन के बारे में। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं जो लड़कों को लड़कियों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में रहते हैं। लिंग हार्मोन होते हैं वे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होते हैं उनके नियंत्रण में रहते हैं। मानव में जनन काल की अवधि। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवनारंभ यानी 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाणुओं में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके।
यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? लड़का अथवा लड़की। पहेली अपनी माँ और चाची की बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। पहेली को यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा, यानी होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है। आपने गुणसूत्र के बारे में अध्याय 8 में पढ़ा है कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X अथवा एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे में Y गुणसूत्र होता है। आप इस चित्र को देखिए। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले गुणसूत्र में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा, यानी होने वाला बच्चा अगर XY है तो वो लड़का होगा और XX है तो वो क्या होगा? लड़की। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड अथवा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का तथा एड्रिनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न बनता है, क्या अन्य जंतुओं में भी
हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं और जनन प्रक्रिया में उनका योगदान होता है। कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान होता है। कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। आप एक बार फिर से उस रेशम के चक्र का जो जीवन चक्र है उसको याद कीजिए। इसी प्रकार से टैडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से मेढक बनने में जो क्रिया होती है, जीवन चक्र होता है, उसमें मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि मेढक का अंडे से लार्वा और लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को हम कायांतरण कहते हैं और कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो सकेंगे। यानी जल में अगर आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो टैडपोल वयस्क मेढक में नहीं बदल पाएंगे और आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक प्रश्न फिर से बनता है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उसे थायरोक्सिन की कमी के कारण गॉइटर हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो उसे गॉइटर हो जाएगा। गॉइटर रोग यानी कि घेंगा रोग कहलाता है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला पॉइंट है जननात्मक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यानी दूध, घी, फल, सब्जियां सभी चीज़ों को खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। इसलिए तो आपको स्कूल में भी खेलने के लिए कहा जाता है और आपको गेम्स खिलाए जाते हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। अब आपकी पोषण आवश्यकताएं क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हमें दालों से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल तथा वसा यानी तेल से हमें वसा मिलता है। लौह, आयरन। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। आपको इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बच्चों,
चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर स्वच्छ करना चाहिए। सफाई नहीं रखी तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। आपको पर्याप्त व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध करें। निषेध करें का मतलब होता है मना करें, कभी उपयोग ना करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस ना करें। आपको कभी भी कोई असुविधा होती है या आपको कोई परेशानी है तो आपको अपने माता पिता, अभिभावक या अपने शिक्षक से संपर्क करना चाहिए और उनसे अपनी बात को कहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि ड्रग्स यानी नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। आपको किसी भी व्यक्ति की दी गई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और उस नशीले पदार्थ के लिए सख्ती से ना कर देना चाहिए। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिसकी लत आपको पड़ सकती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को भी बर्बाद करते हैं और हमारी खुशियों को भी बर्बाद कर देते हैं। हमें ड्रग्स का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी ड्रग्स जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और किसी भी बाहर वाले व्यक्ति से दी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है, सख्ती से मना करना है। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।